मैं तो हाँ, मैं तो पिछले दिनों वहाँ जर्मनी चला गया विदेश यात्रा पर। वहाँ जर्मनी में गया तो कवि सम्मेलन के बाद भाई साहब मैं वहाँ एक म्यूजियम देखने चला गया, बहुत खूबसूरत म्यूजियम था। उसके गेट पे एक अंग्रेजन खड़ी, तो मैं वहाँ यूरोप कवि सम्मेलन में गया भाई साहब जर्मनी। वहाँ कवि सम्मेलन के बाद मैं चला गया म्यूजियम देखने। वहाँ म्यूजियम के गेट पे अंग्रेजन खड़ी, छोटे छोटे कपड़ों में बिल्कुल। मैंने कहा जी आप यहाँ किस लिए खड़ी? बोली हम गाइड है घुमाएंगे। मैंने कहा कितने पैसे? कितनी? 200 यूरो। 200 यूरो? मैंने कहा यूरो कितने का? 100 रुपए का। मैंने गुणा करके देखा 20,000। मैंने कहा 20,000? मैंने कहा 500 रुपए लेने तो बात कर, हम हिंदुस्तानी आदमी है, बिना मोल भाव करे आलू नहीं खरीदते। उसने मना कर दी 500 में। मैं तो भाई साहब खुद ही म्यूजियम देख दाख के आ गया। मेरे साथ दीपाली भी गई हुई थी। मैंने आके बताया बहुत खूबसूरत म्यूजियम है। दीपाली बोली मुझे भी दिखा के लाओ। मैं अगले दिन दीपाली जी को लेके उसी म्यूजियम के गेट पे पहुंचा। वहां पहले दिन वाली अंग्रेजन आ गई भाई साहब। पहले तो मुझे देखा, फिर दीपाली को, और मेरे कंधे पे हाथ मार के बोली 500 में तो ऐसी मिलेगी। तालियां एक बार जोरदार बजा दो भाई साहब। कई बार ऐसे। इसके आगे की कहानी मैं बताती हूँ। अगले साल ये गए वैष्णो देवी घूमने। वहां भी इन्होंने यही किया। एक महिला इनके साथ थी, उसे छोड़ के घूमने निकल गए। रास्ते में एक अंग्रेजन मिल गई इन्हें। उसने फिर से 500 रुपए मांग लिए। अब बढ़िया आदमी है, इनके हलक से कहाँ पैसे छूट रहे हैं। ये बोले 50 रुपए ले ले। उसने मना कर दिया, अकेले घूम आए। आके बताया घर में कि बहुत बढ़िया है, चल घुमा लाऊं। उस महिला को लेकर निकले। फिर से अंग्रेजन मिल गई। बोले 50 रुपए में तो ऐसी ही मिलेगी। अब वो थी इनकी धर्मपत्नी। फिर पहले ये पूछे, भैरव बाबा की पूजा तो बाद में ही हुई है। इस लेफ्टर चैलेंज के हमारे हीरो के लिए ये कमजोर तालियां नहीं चाहिए। पूरा सदन दोनों हाथ उठाए, जोरदार तालियों में तब्दील करे। वह है गुरु भाटिया जी। लेडीज भाइयों, जेंट्स बहनों, दादा बैठ जाओ। अब बहुत मेहनत करी इन लोगों ने आपका दिमाग खाने में, बहुत मेहनत करी है। मैं तो जब देखा वो दीपा जी जब नीचे उतर के आई थी, बेटा बहुत अच्छा साउंड बनाया रे, बहुत प्यारा साउंड बनाया, बहुत लंबा जी, अगर मरने को तरसेगा तू भगवान कसम। ईको कम कर दे बेटा, नहीं तो मैं बोलूंगा तो ऐसा लगेगा लता मंगेशकर गा रहा है। हेलो हेलो 1 2 4 1 2 4 3 नहीं आ रहा, देख क्या बात है। 1 2 4 हेलो। अब मत हाथ लगाना, और दादा आप मत उठना। भाभी की सहेली की कसम है, भगवान कसम, अब बिल्कुल मत उठना। वो मैडम मंच से नीचे उतर के आ गई तो मंच बोलता हाँ राहत मिली। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सांस ले पा रहा हूं। दीपा जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप थोड़ा हिलते डुलते रहें, सोफा भी सांस ले लेगा। हाँ दादा ले सकता है। दादा आप कहाँ जा रहे हो? भगवान कसम जिस काम से जा रहे हो काम हो ही नहीं पाएगा। अच्छा ईशान तेरे पापा है रे? ऐसे होते पापा, लक्षण देख। जब तक दीपाली गा रही थी सामने थे, मैं आया पीछे चले गए। गजब के पापा हैं, ऐसे पापा हमको नहीं मिले थे। काश ऐसे पापा हमको भी मिल गए होते। जितने कभी आए बोले ताली बजाओ ताली बजाओ। क्यों बजाओ? तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या? अच्छा ये छतरी लोग हैं क्या ताली बजाने वाले दिख रहे हैं? ये तो तलवारों की धार पर पैदा हुआ छतरी है, तालियां बजाने वालों को तक निपटा देती है। वो बेटा कहाँ गया? बच्चा बड़ी देर से देख रहा हूं मैं, वो बलजीत को बड़े ध्यान से देख रहे थे। बेटा तो क्लास 1 का बच्चा, वो MA की किताब, तू तो पढ़ भी नहीं पाएगा रे। ऐसे पिछले कार्यक्रम में बलजीत जी को एक छोटा सा बच्चा उठ के ऐसा देख रहा है ऐसा। मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा यार तू क्लास 1 का बच्चा, वो MA की किताब तू पढ़ भी नहीं पाएगा। बोलता अंकल पढ़ नहीं सकते तो क्या हुआ, पन्ने तो पलटा सकता हूँ। वो मस्ती वाली गाँव यार, वही पंजाबी मैं भी पंजाबी, फिर क्या किया।
मस्ती वाले लोग हैं हम तो। वो एक महाराणा प्रताप जी की बात चली थी साहब, मैं भी खुला नहीं हूं, मुझे खोल देना। ये बेटा पाकिस्तान जैसे लग रहा है कोने में, आ जाओ अंदर आ जाओ वीर जी, आप लोग अंदर आ जाओ। हरा भगवा, सब नीला भगवा, पीला भगवा, वो हरा भी भगवा होने वाला है, मत चिंता करो। आ जाओ अंदर आ जाओ। अभी एक कार्यक्रम में मैं चंडीगढ़ गया था साहब, खोलना मेरे को। मेरी बहनों, मेरी बेटियों बहुत सुंदर लग रही हैं आप लोग, नीली पीली हरी गुलाबी, ये होती बेटियां। और ये हमारा सौभाग्य साहब, पूरा देश हमको सुनता है। आज हमारी बहनें, हमारी भाभी, हमारी बेटियां सुन रही, इससे बड़ा सौभाग्य ये सिर्फ क्षत्रिय समाज में हो सकता है कि एक साथ बैठ के पूरा परिवार सुने। ये क्षत्रिय समाज की सिवा कहीं नहीं हो सकता साहब। दादा आप थोड़ा अच्छे से बैठो ना, ऐसा लग रहा शहंशाह हूं, मुगले आजम और मैं अनारकली करके बैठ गए। मैं घबरा गया था भगवान कसम, मैं डरता हूं अंदर से क्षत्रियों से। महाराणा प्रताप ने हिंदू को बचाया, हिंदुस्तान को बचाया। दादा घड़ी मत देखो, अब सरदार खड़ा हुआ, घड़ी देखने की जरूरत नहीं। और अपना देश नहीं सुधर सकता साहब। आप मोदी जी ने किसी को भी ठाल दो, सरदार बोलेगा तो मैडम के बाद ही। दिल्ली गवाह, इतिहास गवाह है। एक सरदार 10 साल बोला नहीं, दूसरा चुप नहीं रह रहा, फिर भी आप घड़ी देख रहे हो। सारथी चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं साहब, मफतलाल जी को धन्यवाद देता हूं, जो हम कवियों की आवाज पूरे हिंदुस्तान के बाहर तक पहुंचाते हैं। नमन करता हूं इस सारथी को। अगर आप लोगों ने सुना है, देखा तो इसको बिल्कुल सब्सक्राइब करें और अपना लाइक करें इस चैनल को, क्योंकि यही चैनल है जो जीवन की कड़ू सच्चाइयां लाके सामने रखता है। इनसे हम कभी पैसों की बात नहीं करते साहब, क्योंकि ये देते ही नहीं हमको। सुनिएगा साहब, मैं मस्ती वाला आदमी हूं। देखो मैं बहुत मजाकिया टाइप का हूं साहब, सच कह रहा हूं दादा, मैं पैदा ही मजाक में हो गया हूं। है क्या कर रहे हो, सही बोल रहा हूं। जिस दिन मैं पैदा हुआ था मेरे बाप ने मेरी मां से कहा था ये क्या मजाक है यार। बिल्कुल हंसी के मूड में आ जाना। मैं शुरुआत करता हूं साहब। राहत इंदौरी ने एक शेर पढ़ा चंडीगढ़ के अंदर। चंडीगढ़ में शेर पढ़ा गया, चलता फिरता महताब दिखाता हूं, आओ दुनिया वालों तुम्हें पंजाब दिखाता हूं। वाह वाह नहीं, वाह वाह तो अब होगी। मैंने कहा राहत भाई आपका ये शेर गलत है। ये वो बेटियां हैं पंजाब की जिन्होंने तलवारों के ऊपर जन्म लिया है, तलवारों की धार पे जन्म लिया है और बड़े बड़े योद्धाओं को जन्म दिया है। ये वो बेटियां, ये चांद से तुलना मत करो इनकी। तो बोले शेर तू ठीक कर दे। तब आपको बता दूं, सरहंद नाम की एक जगह है साहब, पंजाब जाओ तो, जहां पर 7 साल और 9 साल के जिंदा बच्चे दीवारों में चुनवाए गए। भाई कैमरामैन, मेरी पेट पे क्यों लात मार रहा है मेरे बाप, खींच लेना फोटो, बहुत सुंदर हो। अच्छा मीडिया वाले हैं, अरे प्रभु आपके चरण कहाँ हैं? नहीं ये पेपर मीडिया वाले साहब, ये तो बिल्कुल हाँ नहीं आप कवर करो, मुझे भी कर लो थोड़ा सा। धन्य, भाभी की फोटो पहले लिया, भैया की बाद में ले रहा। राहत का वो शेर, चलता फिरता महताब दिखाता हूं, आओ दुनिया वालों तुम्हें पंजाब दिखाता हूं। इस शेर को मैंने निपटा दिया। मैंने कहा भाई ये शेर गलत है। बोले तुम लिख के बताओ। मैंने कहा सरहंद है एक जगह, जब सनातन के लिए मेरे गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज के छोटे साहबजादे 7 साल और 9 साल के, आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, जिंदा दीवारों में चुने गए। तब मैंने कहा खिलती कलियां दीवारों में बंद दिखाता हूं, आओ दुनिया वालों तुम्हें सरहंद दिखाता हूं। आओ दुनिया वालों तुम्हें सरहंद दिखाता हूं। और मैं देख रहा था कि जब ईशान भाई यहाँ पढ़ रहे थे तो कितने मोबाइल इन्हें शूट करने में लगे हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मोबाइल के कारण बहन जी कितनी इंडस्ट्रियां खत्म हो गई। इस मोबाइल के कारण घड़ी खत्म, कैलकुलेटर खत्म, कैलेंडर खत्म, डायरी खत्म, पेन खत्म, कंपास खत्म, रेडियो खत्म, आदमी का सुख चैन खत्म। और अगर किसी के मोबाइल का पासवर्ड उसकी पत्नी के हाथ लग जाए तो आदमी खत्म। हाँ, हमारे मंच के एकमात्र कुंवारे कवि थे ईशान भाई। मैं तो ईशान भाई से कह रहा था, ईशान भाई अपनी शादी में कवि सम्मेलन जरूर करवाओ, अपनी शादी में कवि सम्मेलन जरूर करवाओ, कम से कम 10 कवियों से काव्य पाठ करवाओ। दुल्हन ने पूरा कवि सम्मेलन सुन लिया तो जीवन भर साथ देगी, और भागनी होगी तो पहले भाग लेगी, सारा रिस्क कवर हो जाएगा आपका। बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया, मैं बधाई देता हूं। और क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। कई तरह की बातें ईशान भाई ने की,
वो नेताओं की बात भी कर रहे थे। मैं आपको बताता हूँ, एक नेता का कार्यकर्ता बड़ा रो रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? बोले जी नेताजी निपट गए। मैंने कहा हुआ क्या? तो उसने जो बात बताई वो 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा और हाथों को खोलिएगा चौथी पंक्ति पर कि खत्म अपने सारे ही सहारे हो गए, खत्म अपने सारे ही सहारे हो गए, नेताजी आसमान के सितारे हो गए, पत्नी के करवा चौथ के बैठे थे भरोसे, छोड़ी दवाई राम जी को प्यारे हो गए, छोड़ी दवाई राम जी को प्यारे हो गए। और ऐसे ऐसे नेता हैं भाई साहब, मैं बताऊं, जो जन्मदिन मनाने लंदन जाते हैं, कपड़े सिलवाने जर्मनी जाते हैं, इलाज करवाने अमेरिका जाते हैं, मसाज कराने बैंकॉक जाते हैं और नाक कटवाने भारत आ जाते हैं। बात पहुंच गई आप सबके सामने। लाफ्टर चैंपियन विनोद पाल, दोनों हाथ उठाएं, जोरदार तालियों में तब्दील करें विनोद पाल। मैं दिल्ली से आया हूं और दिल्ली के हाल इस वक्त आपसे छुपे नहीं है भाई साहब। हम इसलिए अलीगढ़ आ गए कहीं हम भी जेल में न चले जाएं। आप लोग ताली नहीं बजा रहे तो मुझे लग रहा आप भी समर्थक हो उसके। तो मैं शुरू होना चाहता हूं सर कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं। हालांकि जो कोने में महिला बैठी है, 2 कवि पूरे पढ़ लिए पर अगली ने सुना भी नहीं एक को भी, ना ही ताली बजा रही है भाई साहब। और ऐसी एक महिला हमें हर मंच पे मिल जाती है। पिछले दिनों नारनौल में कवि सम्मेलन करने गया हुआ था, सामने एक महिला बैठी हुई भाई साहब, मैंने कविता सुनाई, गद्य सुनाया, पद्य सुनाया, पर अगली ताली बजा के ना दे। आखिर में मैं नीचे उतर के गया, आखिर में मैं नीचे उतर के गया और मैं पैरों में पड़ गया। मैं कहा बहन जी अब ताली क्यों नहीं बजा रही? बोली तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। और इन महिलाओं का ऐसे ही है भाई साहब, जब ये सास बनती है ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनते तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंका। हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं, तो सास वाली बस खाई में गिर गई। ये सारी बहुएं हंस रही हैं, इनको आगे चुटकुला सुनना भी नहीं है। ये तो इसी चीज में खुश है कि सास खाई में गिर गई। तो जैसे ही सास वाली बस खाई में गिरी, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओह तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। मैं सच बतलाऊं, एक दादी बैठी हुई थी धूप में, इतने में दादी बैठी हुई थी धूप में, इतने में पोता आया, कह रहा दादी एक बार टह बोल दे। दादी ने बोल दी टह, कह रहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले। अब दादी ने हाथ पकड़ लिया, कह रहा चक्कर क्या है, ये टह क्यों बुलवा रहा है, बल्ले बल्ले का गाना क्यों गा रहा है? बोला अंदर मम्मी अपनी सहेली से कह रही थी। कह रही क्या कह रही थी? कि एक बार ये बुढ़िया बट्टा है बोल जा, फिर तो हो गई तेरी बल्ले बल्ले और हो जाएगी बल्ले बल्ले। मुझे अच्छी तरीके से बात, एक सास अपने पोते को खिला रही थी, हाय मेरा सूरज, हाय मेरा चंदा। इतने में भाई साहब चंदा जमीन पर जाके गिर गया। बहू ने बोला माता जी आज के बाद आप मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाओगी। सास भी कति छटी हुई थी अलीगढ़ की। सास ने बोला ठीक है बहू, आज के बाद मैं तेरे छोरे का हाथ नहीं लगाऊंगी। और तू मेरा विवेक मत छेड़ दिए। मैं बतला रहा हूं भाई साहब, हालात यहीं से बिगड़े पड़े हैं। कहीं पे भी कोई भी स्थिति कह लो, हमारी तो कोई स्थिति कोई समझता ही नहीं। पर 4 पंक्तियों से शुरू होना चाहता हूं क्योंकि ये पावन मंच है। क्षत्रियों ने इस देश का हमेशा से सुरक्षा का वो भाव दिया। जब इस देश में पुलिस नहीं होती थी तब वो क्षत्रिय होते थे जो इस बात का एहसास दिलाते थे कि बेटा हम बैठे हुए हैं, आप अपना हर त्योहार मनाइए। मैं चाहता हूं आप अपने सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाइए क्योंकि आप लोगों ने हमेशा से सुरक्षा का भाव दिया। कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं। और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं।
और ये उन्हीं लोगों ने बजाई है जो मेरी तरह। मैं बतला रहा हूं इस मंच पर एक व्यक्ति, भाई साहब रसिक गुप्ता जी, जो इस तरफ बैठे हुए, मैं इस व्यक्ति का बड़ा सम्मान करता हूं। जिन महिलाओं को नहीं दिख रहा वो यूं करके देख लीजिए, लाल कुर्ते पजामे। मैं इस व्यक्ति का बड़ा सम्मान करता हूं भाई साहब। मानवेंद्र जी क्यों करता हूं मैं सम्मान? क्योंकि जब ये 10वीं क्लास में थे, ये लड़कियों के स्कूल के बाहर जाके खड़े हो जाते थे, और जब लड़कियों की स्कूल की छुट्टी होती थी तो भाई साहब कहते थे कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर 2 साल बाद ये कॉलेजों के बाहर जाके खड़े होने लग गए। कॉलेज के बाहर जैसी लड़कियां स्कूल से कॉलेज के बाहर निकलती, भाई साहब फिर बोलते आदत से मजबूर कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर अगले साल इनकी शादी हो गई। घूंघट उठाया और आदत से मजबूर, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और ताली तो अब इस बात पे बजा देना, शादी के 10 साल बाद भी अपने इसी वचन पे कायम है। आइए आदरणीय जी हमारे बीच में आगे, मैं भाई साहब नमन करता हूं। मैं देखिए जो व्यवस्था है वो चलती रहेगी, बस आप विवेक जी आप भाई साहब सामने रहिए ना। हाँ थोड़ा सा दिखता रहेगा तो एक्चुअली में जिसे पेमेंट देनी हो वो गायब हो जाए भाई साहब, हम पढ़ नहीं पाते। हाँ क्योंकि तालियां आपसे क्यों मांग रहे हैं मैं पहले बतला दूं कि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। तो अभी भाई साहब आपने देखा दिल्ली के हालात कैसे हो रहे हैं। अब दिल्ली के हालात ऐसे कि केजरीवाल जी की पत्नी अलमारी खोल रही थी। मानवेंद्र जी, केजरीवाल जी की पत्नी अलमारी खोल रही थी साड़ी देखने के लिए, तभी देखा उन्होंने अलमारी की सबसे नीचे वाली दराज में केजरीवाल जी छुपे हुए। पत्नी ने बोला स्वामी यहां पे अंतर्यामी बन के आप क्यों छुपे हुए हैं? तो पति ने बोला कि बाहर ईडी मुझे पकड़ने आई है। तो पत्नी ने क्या बोला, शब्द बस आप थोड़े से बदले गाने के वो समझ लेना। उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि इस देश में 4 तरह के व्यक्ति होते हैं भाई साहब। एक वो जो कविता सुनता है, एक वो जो कविता सुन के समझता है, एक वो जो कविता सुनता भी है समझता भी है और सामने वाले की सराहना भी करता है। पर असली श्रोता वही होता है जो ये सब काम करके एक बार जोरदार तालियां बजाता है। मैं बता रहा हूं, दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़की से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। 4 पंक्तियां सुनाऊंगा भाई साहब, 3 पंक्तियां मेरी और चौथी पंक्ति आपकी। अगर चौथी पंक्ति समझ में आ जाए तो तालियां बजा दीजिएगा। भाई साहब अभी अभी बात याद आई, इन्होंने मुझे बतलाया कि यहां पर लग चुका है कानून और किसी नेता के बारे में नहीं बोल सकते। तो एकदम से मुझे याद आया, मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग ताली वाली तो बजा दो, लेकिन फिर मैं जेल में जाता अच्छा नहीं लगूंगा। अगर लग गया तो मैं समझ जाता हूं, क्योंकि इस पंक्ति में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। विनोद भाई अंदर चले जाओगे ना तो जिसके लिए लिखी है उसे सीधा सुना पाओगे। वाह, कोई टेंशन नहीं है। मुझे बस नहीं भाई साहब, मुझे अच्छी तरीके से पता है। केजरीवाल जी जब जा रहे थे ना घर से, तो केजरीवाल जी ने अपनी पत्नी से पूछा, यार वो 3rd डिग्री रिमांड पे लेंगे मुझे, तू बता बच्चे की कोई तरीका है तो बता। तो पत्नी ने बोला जैसे ही पहले डंडा पड़े एक बार जय श्री राम का नारा लगा देना। मैं बतला रहा हूं आपको कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा, भाई तू जिस लड़के से प्यार करती तूने छोड़ क्यों दिया। तो लड़की ने जो जवाब दिया वो 4 पंक्तियों में, 3 पंक्तियां मेरी, चौथी पंक्ति आपकी। चौथी पंक्ति तक समझ जाओ तो बस तालियां बजा दीजिएगा। कि दिल्ली की लड़की ने पूछा, भाई तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। लड़की ने जवाब दिया, मैंने क्यों छोड़ दिया। लड़की ने बोला, भाई साहब देखो ये फ्री में बांट रहा है और इसे पता नहीं है हमारी दिल्ली में एक ने 1 बोतल पे 1 बोतल फ्री बांटी थी और वो इस वक्त कहां पे है। हाँ, और आपको तो खाने से कोई रोक भी नहीं सकता, आपको खाने से तो खैर सीबीआई वाली भी नहीं रोक पाए। अब सुनिएगा, लड़की ने पूछा, भाई तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। लड़की ने जवाब दिया कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला। चौथी पंक्ति आपके मुंह से निकलेगी।
लड़की ने पूछा तूने क्यों छोड़ा, तो लड़की ने जवाब दिया कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही, वो तो खांसने वाला। बहुत शानदार सुन रहे हैं भाई साहब। अच्छा मैं बता दूं मानवेंद्र जी, मैं आज यहाँ पे दूसरी बार आया हूं। मैं अलीगढ़ में आज दूसरी बार आया हूं। पहली बार मैं यहाँ के थाने में आया था और उन लोगों ने मुझे 1 घंटा सुना जो किसी की नहीं सुनते। उसके बाद उन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि अलीगढ़ की पुलिस देती भी है। उन्होंने खाकी कलर के लिफाफे में मुझे पेमेंट दी। अब ये देखने के लिए कि पुलिस वालों ने कितनी पेमेंट दी है, मैंने लिफाफे का छोटा सा कोना फाड़ा। पीछे से एक पुलिस वाले ने मेरी गुद्दी पकड़ ली, बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। मानवेंद्र जी 10,000 में बुलाया था, 4 लाख रुपए में छोड़ा। तो अब मैं दोबारा कुछ ऐसा नहीं पढ़ना चाह रहा, क्योंकि आज तो पेमेंट भी 10 से कम ही है। हाँ आइए, मैं देखिए नहीं आप भाई साहब अगर आपके कहने से बढ़ रही हो तो बढ़वा दो भाई साहब, क्योंकि मफत लाल जी ने तो हमको भी मफत का ही समझ रखा भाई साहब, सच बतला दो। आइए मैं पढ़ना चाहता हूं आपके बीच में, क्योंकि ये पूरी वरद यात्रा हमारे को वाहिगुरु भाटिया जी तक करनी है। समय की अपनी सीमा, हालांकि समय की सीमा नहीं रही, अब सीमा तो अब सचिन की होगी भाई साहब। सन्नी देओल को फेल कर दिया उस लड़के ने। सन्नी देओल तो फिर भी पाकिस्तान गया था खेलने, उनका मार क्या आया, उस अगले ने गेम खेलते खेलते सीमा बुला ली, और अकेली सीमा नहीं बुलाई, सीमा के 4 बच्चे भी आ गए। और वहां के और यहाँ की औरतें कह रही है सचिन के बारे में कि सचिन किसी काम का नहीं, सचिन किसी काम का नहीं। मैं बतला दूं भाई साहब, सीमा भी पेट से है। हालांकि ताली आप अब भी नहीं बजा रहे, मैं सच बतला रहा हूं, और जोर से फिर भी नहीं बजा रहे आप। आइए जितने भी व्यक्ति अंदर आके बैठ जाइए भाई साहब। ताली क्यों बजाएंगे, इसमें इनका क्या योगदान है बताओ। हाँ अच्छा वैसे मोटापे के भी अपने फायदे हैं, मैं सच बता रही हूँ आपको। अभी कल मैंने फ्रिज खोल के गुलाब जामुन निकाला। भाभी जी सुनना, आप एक तो साड़ी इतनी सुंदर पहन कर आई हो। मैं सच बताऊं आपको, कवित्री तो मैं बाद में हूँ, पहले तो मैं औरत हूँ। मेरी तो नजर आप सबकी साड़ी और गहनों पे अटक गई। मैंने कहा छोड़ो यार, यहाँ क्या कविता पाठ करना, कोई लिफाफा ना चाहिए, ऐसी एक धोती दिलवा दो हमें। तो बहुत खूबसूरत महिलाएं आप यहाँ बैठी हुई हैं, और मैं आपको बताऊं महिलाओं की जो उम्र होती है उसके 3 फेज होते हैं। पहला होता है बचपन से लेकर के 18 साल तक का, तुम्हें बड़ी समझ आ गई। तो पहला होता है बचपन से लेकर 18 साल तक का, दूसरा होता है 18 से लेकर 25 साल तक का, और तीसरा होता है 25 से लेकर 40 साल तक का, और फिर हम ठहर जाती हैं। 40 के बाद ना बढ़ती हम आगे। तो मेरी जो ये 40 साल वाली खूबसूरत औरतें, नहीं छी औरतें नहीं है, थू हाँ, हम जो ये 40 साल वाली खूबसूरत लड़कियां हैं, इन लड़कियों के नाम 4 पंक्तियां देना चाहती हूँ कि अभी तक हॉट लगती है ये 40 साल की लड़की। हाय क्या नूर आया है भाभी जी के चेहरे पे, कि अभी तक हॉट लगती है ये 40 साल की लड़की, गुलाबी नोट लगती है ये 40 साल की लड़की, और नजर भर देख लोगे तो नशा हो जाएगा तुमको, टकीला शॉट लगती है ये 40 साल की लड़की। तो मैं आपको बता रही थी, हम जो सेहतमंद लोग हैं ना, हमसे तो मिठाइयां भी बातें करती हैं। अभी कल मैंने फ्रिज खोल के गुलाब जामुन निकाला। अब आप देखना, गुलाब जामुन मेरे हाथ में, मैं गुलाब जामुन को देख रही हूँ, गुलाब जामुन मुझे देख रहा है। मेरे मन में ख्याल आया कितना प्यारा है, सांवले रंग का, गोल मटोल, मोटा ताजा, और मजे की बात देखिए ठीक उसी समय गुलाब जामुन में मेरे बारे में यही सोच रहा है। अजी अभी कल एक कार्यक्रम में मुझे रामदेव बाबा मिल गए, मुझे देख के कहते हैं दीपाली ये क्या, आओ भाई, मुझे तो तुम्हारी कमी महसूस हो रही थी। उपेंद्र जी के काव्य पाठ पर जो तुमने नृत्य किया है ना, दिल जीत लिया बाय गॉड। हाँ बस तुम्हारा ही इंतजार था, मुझे आ जाओ, बैठ जाओ, एक तुम और एक तुम। बस मेरा तो जी कर रहा था कोई सा हमें भी तो खींचे मंच वालों को कि आओ तुम भी नाच लो।
तो मैं बता रही हूँ आपको, मुझे मिले रामदेव बाबा, मुझसे कहते हैं दीपाली ये क्या हाल बना रखा है अपना। मैंने कहा बाबा जी क्या हो गया? कहते कुछ योगा वोगा किया करो। मैं बाबा जी योगा मुझसे तो कतई ना होगा। तो मैंने कहा वैसे भी आपके योग वोग में कुछ ना धरा। बाबा जी तो दिल पे ले गए, उन्होंने मुझे खरी खरी सुना दी। अब सुनो क्या सुनाई। बाबा जी कह रहे हैं कि मेरे योग में बोलो तो भला क्या बुराई है, इस योग से ही अरबों खरबों की कमाई है, और मुझसे पटी ना एक अंजलि भी उम्र भर, इसलिए ही तो पतंजलि फर्म बनाई है। बहुत आनंद ले रहे हो। मुझे कहा गया दीपाली तुम्हारे पास टाइम कम है। मैंने कहा ऐसे मत कहो, मेरी गृहस्थी का क्या होगा, घर में 2 बालक भी हैं, यहीं पर कह दो कि तुम्हारे पास मंच पर टाइम कम है। वाह 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 वाह। आनंद ले रहे हो। होली का हम उत्सव मना रहे हैं यहाँ पर। होली की एक कविता आप तक पहुँचाना चाहूंगी। जी 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 दीपाली जी। अच्छा, मुझे अभी बताया गया कि आचार संहिता लग गई है तो नाम लेना मना है। हाँ, बगैर नाम लिए कुछ बात करूंगी, ताड़ तो आप लोग ही होशियार आदमी बैठे हो सारे के सारे, इतना तो मुझे समझ में आ गया अब तक। तो मैं और ईशान गए रंग खरीदने के लिए। अलग अलग नेताओं के नाम के रंग थे, पहचानना आपको है जी? जी। अलग अलग नेताओं के नाम के रंग थे। अरे लाला क्या हो गया, कैसे अभी हिस्सा मांगेगा जायदाद में, बाद में मांग लियो। तो अलग अलग नेताओं के नाम के रंग थे। मैंने पहला रंग देखा, देश के सबसे प्रचलित नेता का रंग। मैंने कहा भाई साहब ये रंग कैसा दिया? कहता 500 रुपए का। मैंने कहा ऐसा क्या है इसमें? कहते एक बार लगाओगी उतर के नहीं देगा। समझ गए हो तो तालियां आनी चाहिए उस नेता के नाम की। फिर दूसरा रंग रखा था। मैंने कहा ये रंग कैसा दिया? कहती ले जाओ। मैंने कहा क्यों? कहता कितना भी लगा लेना चढ़ेगा ही नहीं। फिर तीसरा रंग रखा था। मैंने कहा ये कितने का है? कहता जी 5000 रुपए का। मैंने कहा क्यों? कहता पहली बात तो इसकी डिलीवरी जेल से हो रही है। कहते और दूसरी और बड़ी बात ये बहन जी एक बार लगा कर देखो, हर 10 मिनट में रंग बदलेगा। वाह 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 वाह। होली की एक कविता। यहाँ पर पुरुष वर्ग बैठा है, कुछ नौजवान बैठे हैं और कुछ भूतपूर्व नौजवान बैठे हैं। तो आप सबको पता होगा कि होली के दिनों में पहले लड़के टोलियां बनाकर निकला करते थे जी। और तू तो आज के जमाने का, तुझे क्या पता। तो टोलियां बनाकर निकला करते थे और उसमें एक बात कॉमन होती थी कि सबके सब मुंह पे सिल्वर पेंट लगाया करते थे। बाबूजी यहाँ से कविता शुरू होती है जी कि मुंह पर सिल्वर पेंट लगाकर घूमे आशिक गली गली, चढ़ा के देसी ठर्रा देखो झूमे आशिक गली गली। सोच रहे हैं किसी हसीना को जी भर कर रंग डालें, किसी की ठंडाई में चोरी से चुपके से भंग डालें। दिल में जितने भी अरमा है सारे पूरे कर लेंगे, मिल जाए कोई गांव की गोरी बाहों में हम भर लेंगे। और बेचैनी से बेताबी से घूम रहे हैं यहाँ वहां, कि बेचैनी से बेताबी से घूम रहे हैं यहाँ वहां, प्लानिंग करते घूम रहे हैं रंग लगाए कहां कहां। और तभी अचानक जीन्स पहनकर आई छबीली शर्माती, सर से लेकर पांव तलक नीली पीली पर इतराती। उसे देखकर बाबूजी के मन में लड्डू फूट पड़े, लेकर अपना सारा असला एक अबला पर टूट पड़े। और नीला पीला लाल गुलाबी हर एक रंग था मल डाला, और किसी ने पिचकारी से उस कन्या पर जल डाला। और जैसे ही मुंह धुला तो पाया तितली नहीं ये तीतर है। कि जैसे ही मुंह धुला तो पाया तितली नहीं ये तीतर है, और समझ रहे थे जिसको नारी, हाय हाय वो निकला नर है। और देख के जिसका भीगा यौवन बाबूजी का दिल धड़का। कि देख के जिसका भीगा यौवन बाबूजी का दिल धड़का, पता चला कि वो है नुक्कड़ वाले छज्जू का लड़का। और होली के दिन दीवाली सी अरमानों की आग जली, कसम खाई ना रंग लगाकर घूमेंगे अब गली गली, और अब ना कोई गांव की गोरी ढूंढेंगे हम गली गली। वाह 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 वाह। अल्लाह मुझे जल्दी ऑफिस से जाना, जरा अपने खूबसूरत हाथों से कंघा तो पकड़ाना। अच्छा, जिन बालों पर इतराए घूमते हो सब जानते हैं, गंजे हो विग लगाकर घूमते हो।
अरे बल्लो, सच्चाई है ये। मेरी एक वीक से तुझे परेशानी हो जाती है? तेरे तो पूरा जंगल है, फिर भी 4-4 चोटियां मंगवाती है। देखो, मेरी 4 चोटियों पर मत जाओ। और अब विग तो बनवा लिया, अब नकली मूछे बनवाओ। ये सफाचट चेहरा मुझे नहीं भाता, इन पे नकली मूछे भी चिपकाओ। अच्छा, तेरे पहने पर पहले विग बनवाई, अब मुंह चिपकाऊं। बाल तुझे इतने ही पसंद हैं तो क्या अनिल कपूर बन जाऊं? आहा, बड़े अपने आप को अनिल कपूर समझते हो? आईना जाकर देख लो, आऊं शक्ति कपूर दिखते हो। अरे बल्लो, जब मैं विग नहीं लगाता था तो बारिश की पहली बूंद का आनंद सबसे पहले मैं ही तो पाता था। भाड़ में गया वो आनंद। मुझे तो मेरे पिता ने और रब ने पता नहीं कौन से कर्मों की सजा दी, जो अपनी ये खूबसूरत बेटी इस गंजे को ब्याह दी। गंजा ना भी होता तो शादी के बाद हो जाता। तेरे जैसी पत्नी हो तो क्या सर का एक भी बाल बच पाता? सर का बाल नहीं बचा, इसीलिए ये रसिया विग लगाता है। लेकिन कोई भी बुढ़ा जैसे ही आशीर्वाद दे दे, विग उसके हाथ आ जाता है। अरे बल्लो, ये गंजा पति किफायती कहलाता है, और इन नकली बालों के कारण तेरे तेल शैम्पू का कितना खर्चा बच जाता है। सुन लो भाभी, क्या खाक तेल शैम्पू का खर्चा बचाता है? मेरा फेस वॉश तो 2 गुना लगाता है। अच्छा, और खुद पार्लर में जाकर कलरिंग, रिबॉन्डिंग और न जाने क्या क्या करवाती है। लेकिन मजे की बात तो ये है भाभी जी, उसके बाद भी इसकी जुल्फे बरगद का झाड़ नजर आती है। इतना भी नहीं समझते, जो जुल्फें तुम्हें बरगद का झाड़ नजर आती हैं, मोहल्ले में जाकर पूछ लो कितने मरते हैं जब ये लहराती हैं। रघुराज जी, ये महिलाएं खर्चा तो सारा पतियों का करवाती हैं और अदाएं जाके सारे मोहल्ले भर में दिखाती हैं। सच्चाई तो यही है, सच्चाई तो यही है कि हम महिलाएं घर में तो बस बर्तन मांजती और कपड़े धोती हैं। हमारे हुस्न की असली तारीफ तो मोहल्ले में ही होती है। ये बल्लो मेरे गंजे होने का फायदा उठाती है, खुद तो भाभी जी बनी घूमती है और मुझे छोरियों से अंकल जी कहलवाती है। और इस अंकल की बात बताते तो अब मुझको शर्म आती है, क्योंकि इस बुढ़े अंकल को मोहल्ले की हर बुढ़ी आंटी भी भा जाती है। वैसे तो कहती है मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं किसी बुढ़िया से भी बात कर लूं तो मुझ पे शक करती है। ना ना ना, ये शक का इल्जाम हम पत्नियों के हिस्से ही आता है। और इतिहास भी गवाह है, भगवान राम भी तो सीता से ही अग्नि परीक्षा करवाता है। क्या बात है दीपाली जी, हम पतियों को तो हमारे कर्मों की सजा दी जाती है, और इनका बदला पूरा ना हुआ तो सावित्री बनकर यमराज से भी पति के प्राण खींच लाती है। सच्चाई तो ये है कि मेरे प्राण तब सूखते हैं जब ये गंजा मेरे साथ मेरे मायके जाता है, और वहां जाकर मंत्री जी ये मेरी बहन यानी अपनी साली के हाथ से टकली करवाता है, चंपी करवाता है। अरे बल्लो, काश ये बात तेरी समझ में आ जाए। साली के नाजुक हाथों का जादू चले और मेरे सर पे बाल आ जाए। ये गंजा भी ठंडे तवे पे रोटी सेकता है, ये गंजा भी ठंडे तवे पे रोटी सेकता है। उजड़ा चमन है, ख्वाब बसंत के देखता है। अरे बल्लो, मैं अपने दिल के अरमान अभी से क्यों छोड़ूं? और जब वैज्ञानिक चांद पर खेती की सोच रहे हैं तो मैं अपनी चांद की उम्मीद क्यों छोड़ूं? इनके अरमान सही हैं। ये गंजा अपनी चांद पर क्या खूब बैठता था, और जब तक विग नहीं बनवाया था, करवा चौथ पे चांद देख के कोई व्रत ना खोल दे, इसलिए टोपी लगा के बैठता था। मैं कहाँ ऐठता था मंत्री जी, मेरा तो हमेशा एक जैसा ग्राफ है। यहाँ तो पहले भी मामला साफ था और आज भी मामला साफ है। बात समझो, ये सच कह रहे हैं, इनका एक सा ग्राफ है। ऊपर मैदान साफ है, अंदर भेजा साफ है। मानवेंद्र जी, ऊपर वाला जैसा चाहता है उसी की चलती है, और ऊपरी मामला समय से पहले साफ हो गया तो मेरी क्या गलती है? जी नहीं, कॉलेज के जमाने में 2 लड़कियों से इश्क की मिली इनको सजा है।
इन्होंने 2 लड़कियों से इश्क का लिया मजा है, दोनों की चोरी पकड़ी गई थी, दोनों ने बाल नोच लिए, उसी की ये सजा है। ये बल्लो मुझे गंजा गंजा कहकर चिढ़ाती है, इसकी माँ कम सुनती है, बहरी कह दूं तो मेरे सिर पर चढ़ जाती है। माँ की बात मत करो, और मैं तुम्हारे सिर क्यों चढ़ जाऊंगी? इतनी तो अकल है मुझ में कि गंजे हो वहां से फिसल के हड्डी थोड़ी तोड़ पाऊंगी। मंत्री जी, हमें तो लगता है, आप सबको लगता होगा कि हम दो विपरीत तार आपस में जुड़ गए और इसको झेलते झेलते मेरे तो विक के बाल भी उड़ गए। इसे झेलते झेलते मेरे तो विक के बाल भी उड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको? सुनिए साहब, मेरे 2 बच्चे, दादा आप मुस्कुराओ, मुस्कुराने, हाँ बस ऐसे हंसते रहिएगा। मेरे 2 बच्चे, दोनों को मैं स्कूल जमा कराने ले जा रहा हूं। अब बॉडी लैंग्वेज के साथ जुड़ना। दोनों बच्चों को मैं स्कूल जमा कराने ले जा रहा हूं और रास्ते भर समझा रहा हूं, बेटा नकल नहीं चोरना, स्कूल में किसी की नकल नहीं चोरना। जी पापा, नकल नहीं चोरेंगे पापा। बच्चों ने बात दिमाग में बिठा ली कि नकल नहीं चोरना है। 2 बच्चे स्कूल पहुंचे, मास्टर ने पहले बच्चे से पूछ लिया, तेरा नाम? मेरा नाम चिनुआ भाटिया। और बोले तेरे पापा का नाम? भाई गुरु भाटिया। बोले शाबाश बेटा। दूसरे से पूछे, तेरा नाम? मेरा नाम अंश भाटिया। और बोले तेरे पापा का नाम? मेरे पापा का नाम, मेरे पापा जी का नाम, मेरे पापा का नाम। तेरे को तेरे बाप का नाम नहीं मालूम? सोचने तो दो। अभी इसने बताया ना वाहेगुरु भाटिया। हाँ वही बोलूंगा तो फिर बोलोगे नकल चोर दिया। खड़ा खड़ा, चल चल बता, क्रिकेट देखता है? अभी हमारी सरकार ने नया क्या लाई है? शौचालय। क्रिकेट में और शौचालय में क्या फर्क है? दोनों में धोनी है। खड़ा। अंग्रेजी आती है? आती है, मगर पापा पूरी पी जाते हैं। एक थप्पड़ मारूंगा। चल खड़ा, चल 5 पानी में रहने वाले 5 जंतु के नाम बता। पानी में रहने वाली 5 जंतु। तेरे 5 जंतु के नाम नहीं मालूम? मालूम है तो बता नाम। एक मछली, बोले शाबाश बेटा। दूसरा मछली की मम्मी, मछली की बुआ, मछली की मासी। चुप बैठ, टुकड़ाओ टुकड़ाओ। पंद्रह फलों के नाम बता। 15 फलों के नाम। तुमको नाम नहीं मालूम? मालूम है तो बता ना। एक आम, बोले शाबाश बेटा। दूसरा जामुन, बोले शाबाश बेटा। तीसरा अंगूर, और बोले 12, 1 दर्जन केले। अब लगाओ दिमाग। चलिए साहब, एक बार पूरा सदन मुझे ताली बजा के आशीर्वाद दे। अब अपन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं साहब। मेरी मम्मी टीचर है, बैठी है स्कूल में, टीचर है साहब। सच बताओ आदरणीय, मेरी माँ टीचर है साहब। आज कार्यक्रम था तो स्कूल के मास्टर से, उन्होंने हेड मास्टर से कहा कि मेरे बेटे का कार्यक्रम है सर, मुझे छुट्टी चाहिए। अब सुनना, कर लो, मैं बाद में बैठ कर, आप कर लो। एक महिला को 20 साल की सजा पड़ी, 4 महिलाओं को। वो जब जेल से बाहर आई तो उन्होंने जेलर को कहा कि 6 महीने की सजा और बढ़ा दो। बोले क्यों? अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई। बोले अरे आप हंस रहे? तो मेरी मम्मी साहब टीचर है दादा, आदरणीय दादा, मेरी मम्मी टीचर है। तो स्कूल के मास्टर से उन्होंने कहा, अपने हेड सर से कहा, मुझे छुट्टी दे दो। बोले क्यों? बोले मेरे बेटे का आज अलीगढ़ में कार्यक्रम, मुझे जाना है। तो मास्टर बोला, इनका अधिकारी बोला, एक शर्त पे छुट्टी दूंगा, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो बोले बोलो। अब वो सरदार की माँ से प्रश्न कर रहा। बोले बताओ बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा था?
मेरी माँ बोली देखो सर, बाहुबली के स्कूल में कटप्पा नौकरी करता था और कटप्पा ने छुट्टी मांगी थी। हेड मास्टर बोले कितने दिन की दे दूं? चलिए साहब, एक बार पूरा सदन मुझे ताली बजा के आशीर्वाद दे। अब अपन कार्यक्रम की शुरुआत करें। माँ इसी बात का हल चाहती थी। कार्यक्रम की मर्यादा है, समय बहुत देर से चल रहा है, हास्य भी हुआ। मैं कुछ खास पंक्तियां आपके हृदय पर रखता हूं। एक निर्भया वाला कांड हुआ था साहब, माफी चाहूंगा आप लोगों से। आप 10-5 मिनट बैठ जाएं, इसके बाद आपको वो चीजें सुनाने जा रहा हूं, पछताओगे कि भाटिया जी आए थे और हम ये नहीं सुन पाए। जब चैनल में आप सुनोगे, सुनिएगा साहब। एक घटना घटी थी दिल्ली में, निर्भया कांड हुआ था एक बेटी के साथ। मैं पूछना चाहता हूं साहब, वो घटना मेरी मां के साथ क्यों नहीं घटी? मेरी माँ के साथ क्यों नहीं घटी साहब? मेरी बुआ, मेरी मौसी, मेरी ताई, मेरी चाची, मेरी मामी, क्या ये खूबसूरत नहीं थी? क्या ये जवान नहीं थी? उस बच्ची के साथ ही क्यों हुआ? मेरी माताओं के साथ क्यों नहीं हुआ साहब? क्या इसका प्रश्न का उत्तर है किसी के पास? नहीं, मैं देता हूं। वो इसलिए हो रहा है आज हमारी बेटियों के साथ, क्योंकि हम मर्यादा छोड़ चुके हैं, मर्यादा भूल चुके हैं। पहले बूढ़े खांसते थे तो बहुएं अंदर हो जाती थीं। आज बहुएं खांसती हैं तो बूढ़े बाहर हो जाते हैं। अब मैं कुछ खास चीजें दे रहा हूं, मैं समय की मर्यादा की तरफ लेके चल रहा हूं आपको। चैनल बहुत बड़ा चैनल है, उसमें सारथी चैनल में कार्यक्रम रिले हो रहा है, इसलिए मैं सुना रहा हूं। 4 लाइनें देता हूं मेरी बहनों, अपने आप को बचा लो। क्यों दे रहा हूं वो 4 लाइनें? कि बेशक उन दरिंदों को सूली पर चढ़ा दो, काला पानी पहुंचा दो, फांसी पर लटका दो, उन दरिंदों से हमें कोई सरोकार नहीं, पर जीन्स और टॉप पहन के क्लब और पफों में भी जाना, ये मेरे देश का संस्कार नहीं, ये मेरे देश का संस्कार नहीं, ये मेरे देश का संस्कार नहीं। चलिए साहब, अब अपन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा हास्य व्यंग देता हूं, उसके बाद आप जैसा कहें। मथुरा पास में है साहब, सब लोग उठने लगे, भोजन की व्यवस्था है। मथुरा पास में है, बस ये सुन के मैं आप लोगों को मुझे विदा कर देना कि मथुरा में जो घटना घटी, वो 4 लाइनें देता हूं इस चैनल के माध्यम से। मथुरा में कहना जी हैं साहब, और कहना माखन चोर थे। सुन लीजिएगा, तालियां रोक सको तो रोक के बताना मुझे। कहना माखन चोर थे, माखन चुरा के लाते थे, आधा खाते थे, आधा अपने बाल सखा को देख के कहते थे पूरा है। वहां से पंक्तियां उठ के आती हैं साहब कि पूरा 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 देकर आधा ले गया, बांसुरी की धुन छेड़ी और राधा ले गया। तालियां रोक के बताना कि पूरा देकर आधा ले गया, बांसुरी की धुन छेड़ी और राधा ले गया। झूले पर बैठी रुक्मणी सोच रही, ये दूध की जली राधा कौन है देखूं तो जरा, जिसके प्यार ने मेरा कहना ले गया। एक ही उंगली काफी थी गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए। अब रोक लेना, तालियां रोक सको तो। एक ही उंगली काफी थी गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए, प्रभु ने 10 उंगली लगा दी यार राधा को रिझाने के लिए। अभी दुखी होकर धरती ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे तीनों लोग के रचेता, मेरा उद्धार कराइए। मुझ पर बढ़ रहे हैं पाप, कम कराइए, और मुनासिब हो, गुंजाइश हो तो एक आध राम पहुंचाइए। ब्रह्मा जी बोले, माता धरती, तेरी समस्या का समाधान मैं कहां से लाऊं? अरे घर घर लंका, पग पग रावण, इतने राम कहां से लाऊं? इतने राम कहां से लाऊं? इतने राम कहां से लाऊं? लम्हे सुहाने साथ हो ना हो, कल में आज जैसी कोई बात हो ना हो, आपका प्यार सदा रखूंगा दिल में, चाहे तमाम उम्र मेरी मुलाकात हो ना हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।